नमस्कार। हिंदी के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम सांवले सपनों की याद पाठ के सार पर चर्चा करेंगे और साथ ही पाठ के अभ्यास प्रश्नों पर भी चर्चा करने वाले हैं। तो इसी तरह आज हम इस पाठ को दोहरा लेते हैं। तो इस पाठ के संस्मरण के सार पर विचार करते हुए जरा सोचिए कि संस्मरण होता क्या है। बिल्कुल सही, संस्मरण जब कोई व्यक्ति अपने जीवन से जुड़ी किसी घटना का या किसी महत्वपूर्ण वस्तु का या जीवन में आए किसी व्यक्ति को याद करता है और उसका वर्णन प्रभावपूर्ण या कलात्मक भाषा में करता है, तो उसी याद को तो संस्मरण कहते हैं। तो इस पाठ में भी याद किया गया है सांवले सपनों को। और किसने याद किया है? जाबिर हुसैन ने। उन्होंने अपने जीवन में आए एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व डॉक्टर सालिम अली जी के सांवले सपनों को, उनके पूरे जीवन को, उनके लक्ष्यों को याद किया है। यही है सांवले सपनों की याद। तो सांवले सपनों की याद की बात करते हुए जरा सोचिए कि सालिम अली जी के जीवन का सांवला सपना क्या था। क्या थी उनकी मनमोहक इच्छाएं, क्या थे उनके खूबसूरत लक्ष्य। उनका जीवन समर्पित था पक्षियों से प्रेम के प्रति। उन्होंने पक्षियों और पर्यावरण की देखभाल के लिए अपने पूरे जीवन को समर्पित कर दिया था और वो सदैव पक्षियों की साथ ही साथ प्रकृति की सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर रहे। यह पाठ शुरू कहां से होता है? दरअसल 20 जून 1987 को सालिम अली जी का निधन हो गया था। इसी समय लेखक गहरे उदास और चारों तरफ फैले उदासी का वर्णन करते हुए इस पाठ को लिखना शुरू करते हैं। और इस पाठ को लिखते हुए वह कहते हैं कि जो महान व्यक्तित्व होते हैं ना, वह कभी संसार से जाते नहीं हैं। जैसे कृष्ण बेशक आज मिथक हैं, लेकिन जरा वृंदावन जाइए तो जब आप यमुना का सांवला पानी देखेंगे, जब वहां की निधि वन वाटिका को देखेंगे, तो ऐसा लगेगा कि जैसे कहीं से श्री कृष्ण अभी बांसुरी बजाते हुए प्रकट हो जाएंगे। क्या वृंदावन कभी कृष्णमय होने से चूका है क्या? हमेशा ऐसा लगता है कि वृंदावन ही कृष्ण है और कृष्ण ही वृंदावन है। यानी आज भी हम कृष्ण को अपने विश्वास और श्रद्धा के कारण महसूस करते हैं। तो ऐसे ही हमारे सालिम अली जी हैं। वह प्रकृति का एक अंश बन गए थे। तो वह भौतिक शरीर से तो इस दुनिया से चले गए हैं, लेकिन अपने कार्यों के जरिए हमेशा इस दुनिया में रहेंगे। सालिम अली जी की दूरदृष्टि और पर्यावरण संरक्षण के बारे में बताते हुए लेखक ने क्या कहा था? याद कीजिए केरल की साइलेंट वैली को। जब वहां पर रेगिस्तानी हवा के गर्म झोंकों को महसूस किया, तो सालिम अली जी को लगा कि यहाँ पर तो एक बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। अरे भाई, ये जो केरल की साइलेंट वैली है, वह तो विलुप्ति के कगार पर है। यह तो एक दिन रेगिस्तान बन जाएगी। इन्हीं खतरों को भांप कर तो वो उस वक्त के प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी से मिले थे और चौधरी चरण सिंह जी ने भी उनका पूरा साथ दिया और वहां पर चल रहे कुछ प्रोजेक्ट्स पर रोक लगाई ताकि केरल की साइलेंट वैली को बचाया जा सके। तो इस प्रसंग से हमें पता चलता है कि सालिम अली जी पर्यावरण संरक्षण के प्रति कितने जागरूक थे और कितने समर्पित थे। इसी के साथ हम बात करते हैं कि सालिम अली जी एक तरीके से प्रकृति के प्राणों में बस गए थे। देखिए, इस संसार में जितनी भी चीजें हैं, जितने भी प्राणी हैं, जितने भी जंतु हैं, चाहे पक्षी हैं, सबकी एक ना एक ऊर्जा है, एक ना एक आभा है। और सालिम अली जी किसी को पक्षी या किसी को जानवर नहीं, इनकी एक नई नजर से एक ऊर्जा के रूप में देखते हैं और जुड़ते हैं इनके साथ देखभाल के नजरिए से। तभी तो याद कीजिए, सालिम अली जी ने कहा था कि हमें इन झरनों को, इन पहाड़ों को, इन बादलों को आदमी की नजर से नहीं, प्रकृति की नजर से देखना चाहिए। यानी इनके प्रति हमारी जो दृष्टि होनी चाहिए वो देखभाल भरी होनी चाहिए और इन सब के प्रति, इनके प्रेम के प्रति हमें हमेशा जुड़े रहना चाहिए। अब बात करते हैं D.H. लॉरेंस की। D.H. लॉरेंस कौन? बिल्कुल सही, अंग्रेजी भाषा के सुप्रसिद्ध साहित्यकार 20वीं सदी के, जिन्होंने प्रकृति संबंधी बहुत ही प्रसिद्ध कविताएं लिखी हैं। क्यों लिखी? क्योंकि वह भी सालिम अली जी की तरह ही
प्रकृति से जुड़े हुए रहे हैं। और उनके निधन के बाद जब उनकी जीवनी लिखी जानी थी, तब उनकी पत्नी फ्रीडा से जब उनके बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि लॉरेंस के बारे में मुझसे ज्यादा मेरे छत पर आने वाली गौरैया जानती है। यानी कि लॉरेंस को प्रकृति का एक अंश माना। एक गौरैया का गिरना, द फॉल ऑफ अ स्पैरो, यही है नाम डॉक्टर सालिम अली जी की आत्मकथा का। आत्मकथा तो है ही, साथ इस नाम से हमें पता चलता है कि यह वह घटना भी है जिसने सालिम अली जी के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया था। याद कीजिए वह घटना जब बचपन में उनकी एयर गन से घायल होकर एक नीले कंठ वाली चिड़िया, एक गौरैया तड़प रही थी, तो कितने वह भावुक हो गए थे और फिर चल पड़े एक सफर पर हमेशा पक्षियों की रक्षा करने की, हमेशा पक्षियों की देखभाल करने के सफर पर। तो पर्यावरण और सालिम अली के बारे में और भी बताते हुए लेखक कहते हैं कि पर्यावरण के रक्षक यानी कि डॉक्टर सालिम अली के जाने से, यानी कि उनके निधन होने से एक खालीपन आ गया है और इसी बात को लेकर लेखक को चिंता है, क्योंकि सालिम अली जी तो पूरे अपने जीवन में, उनकी मृत्यु आपको याद ही है 91 वर्ष की उम्र में हुई थी और इस पूरे जीवन काल में वह पूरी तरह समर्पित रहे पक्षियों के प्रति। वह दूर दूर प्रदेशों में, कभी बर्मा, कभी अफगानिस्तान, कभी भारत के दूर दराज इलाकों में जाते रहे। तो यहाँ पर लेखक ने कहा भी, अब कौन हिमालय की और लद्दाख की बर्फीली घाटियों में, बर्फीली जमीनों पर इन पक्षियों की चिंता की बात करेगा, इन पक्षियों के बारे में सोचेगा। और वह एक और बात कहते हैं कि सालिम जी बहुत ही बड़े पक्षी प्रेमी थे और वह कहते थे कि पशु, पक्षी और मनुष्य जो है वो एक अस्तित्व, एक सह अस्तित्व की भावना के साथ जुड़े हुए हैं। अब लेखक को अपेक्षा है भावी पीढ़ी से, एक उम्मीद है कि महान व्यक्तित्व सालिम अली जी तो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके द्वारा दी गई प्रेरणाएं सदैव सदैव हमारे साथ रहेंगी। तो हमें भी इन पक्षियों के प्रति, इन जानवरों के प्रति, इन पर्यावरण के प्रति हमेशा क्या रहना है? संवेदनशील रहना है, जागरूक रहना है, समर्पित रहना है और इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेनी है। तो चलिए अब जल्दी से कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों पर बात कर लेते हैं। पहला प्रश्न आ गया है कि डॉक्टर सालिम अली के व्यक्तित्व में क्या शामिल है? क्या वह कमजोर काया और आंखों में चढ़ी दूरबीन के व्यक्तित्व है? क्या हृदय में उनके पक्षियों की सुरक्षा का भाव है? सबको प्रेरित किया उन्होंने और उनका जो जीवन दृष्टिकोण है वह बहुत ही प्रभावपूर्ण है? या फिर उपरोक्त सभी? आप सब कुछ इनके व्यक्तित्व में देखते हैं। बिल्कुल सही, इसका उत्तर है उपरोक्त सभी। सालिम अली को याद करते हुए लेखक किसका उदाहरण देते हैं? यह है दूसरा प्रश्न। बांसुरी बजाते हुए कृष्ण का, पूजा करने वाले लोगों का, घूमने वाले सैलानियों का, कविता गाते हुए कवि का। याद कीजिए, बिल्कुल सही, बांसुरी बजाते हुए कृष्ण का। तीसरा प्रश्न, डॉक्टर सालिम अली ने किस वैली को विलुप्ति के खतरे से बचाने का प्रयास किया? ये सभी प्रसिद्ध वैली हैं, सभी प्रसिद्ध घाटियां हैं भारत की। जरा सोचिए किस वैली की खतरे की बात उन्होंने की थी? उत्तराखंड की भगीरथी वैली, केरल की साइलेंट वैली, गढ़वाल हिमालय की भिलंगना वैली या असम की बराक वैली? तो उत्तर इनमें से क्या है? उत्तर है केरल की साइलेंट वैली। चौथा प्रश्न, सालिम अली की आत्मकथा का क्या नाम है? द लाइफ ऑफ बर्ड्स, क्रो कंट्री, फॉल ऑफ अ स्पैरो, सॉन्ग ऑफ द गोल्डन स्पैरो। बिल्कुल सही, आप सोच रहे हैं फॉल ऑफ अ स्पैरो, यही है उनकी आत्मकथा का नाम। लेखक जाबिर हुसैन ने सांवले सपनों की याद पाठ किस विधा में लिखा है? यह तो उत्तर सब तुरंत बता देंगे और इन सभी विकल्पों को देखते हुए हमारा उत्तर जा रहा है संस्मरण की तरफ। आपके अनुसार डॉक्टर सालिम अली हैं सहृदय और पक्षी प्रेमी, पक्षी विज्ञानी और लेखक, प्रकृति और पर्यावरण प्रेमी, उपरोक्त सभी। उत्तर बिल्कुल सही, उपरोक्त सभी। सहृदय भी हैं, पक्षी प्रेमी भी हैं, पक्षी विज्ञानी, लेखक, उन्होंने बहुत सारी किताबें भी लिखी हैं और पर्यावरण प्रेमी तो वो हैं ही। तो अब बारी है वर्णनात्मक प्रश्नों की। अब हम चर्चा थोड़ा विस्तार से करने वाले हैं। सांवले सपनों की याद शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी कीजिए। भाई जैसे ही हम ये इस
शीर्षक को पढ़ते हैं तो एक जानने की इच्छा हो जाती है, एक जिज्ञासा आ जाती है मन में, किसके सांवले सपने हैं, कौन याद कर रहा है, इन सपनों का संबंध किससे है। तो बिल्कुल सही, इन सभी प्रश्नों के उत्तर देते हुए यह पूरा का पूरा पाठ जो है हमें समझ में आ जाता है कि ये जो सांवले सपने हैं, ये मनमोहक इच्छाएं हैं, ये खूबसूरत लक्ष्य हैं जीवन के, और ये सपने प्रसिद्ध पक्षी प्रेमी सालिम अली से संबंधित हैं, और इन्हें याद कर रहे हैं लेखक जाबिर हुसैन, वही सालिम अली जो जीवन भर सुनहरी पक्षियों की दुनिया में खोए रहे और नई खोज के सपने यानी लक्ष्यों को हासिल करने में तल्लीन रहे। और बच्चों, ऐसे सपने हर किसी को नहीं आते, ये तो कुछ चुनिंदा महान व्यक्तित्व होते हैं। इसी के साथ हम बढ़ रहे हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। इस पाठ में लेखक ने सालिम अली के व्यक्तित्व का जो चित्र खींचा है उसे अपने शब्दों में लिखिए। अभी हमने कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों में भी इस उत्तर को खोजा था। तो लेखक ने सालिम अली जी का कैसा चित्र खींचा है? पक्षी विज्ञानी तो है ही, पक्षी प्रेमी तो है ही, दुबली पतली काया वाले हैं, आयु लगभग 100 वर्ष की होने वाली थी और लंबी लंबी यात्राओं पर तो जाते रहे, और इसी कारण उनका शरीर भी काफी कमजोर हो गया था। अक्सर उनकी आंखों पर क्या चढ़ी देखी जा सकती थी? दूरबीन। और बहुत दुर्गम स्थानों की यात्राएं कर रहे थे, और साथ ही साथ वो पक्षी प्रेमी होने के अलावा प्रकृति प्रेमी भी थे। तो इस पूरे उत्तर को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इस प्रश्न पर विचार कीजिए। तीसरा प्रश्न है कि आपको आशय स्पष्ट करना है कि सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। बिल्कुल, सालिम अली वह व्यक्तित्व थे जो प्रकृति को अपने प्रभाव में लेते थे। और वैसे भी टापू होता क्या है? टापू जो है वो समुद्र में उभरा हुआ छोटा सा भूभाग होता है, जबकि समुद्र होता है बहुत गहरा, बहुत विशाल, जिसकी सीमा ही नहीं होती एक तरीके से। तो सालिम अली भी प्रकृति और पक्षियों के बारे में थोड़ी सी जानकारी से संतुष्ट होने वाले नहीं थे। वे इनके बारे में असीमित ज्ञान प्राप्त करके अथाह सागर सा बन जाना चाहते थे। वो एक ऐसे व्यक्तित्व थे जो पूरी दुनिया से जुड़े हुए थे, पूरी दुनिया को अपना परिवार समझते थे, और पूरी दुनिया के साथ किन भावों से जुड़े हुए थे? देखभाल और सुरक्षा की। अब प्रश्न है कि प्रस्तुत पाठ सालिम अली की पर्यावरण के प्रति चिंता को भी व्यक्त करता है। आप पर्यावरण को बचाने के लिए कैसे योगदान दे सकते हैं? बिल्कुल, इस पाठ में सालिम अली जी ने पर्यावरण के प्रति अपनी चिंता को प्रकट किया है। उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया पर्यावरण की सुरक्षा के प्रति। आप जरा सोचिए, आज हमारी पृथ्वी का क्या हाल है? हम ग्लोबल वार्मिंग का सामना कर रहे हैं। उन्होंने केरल की साइलेंट वादी को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने के लिए बहुत प्रयास किए थे। किससे मिले? हम यह सब चर्चा कर चुके हैं। तो हमें भी योगदान देना है अपनी प्रकृति को बचाने के लिए। कुछ बिंदु आपके पास है, इससे ज्यादा बिंदु भी, इससे ज्यादा विचार भी आपके पास हो सकते हैं। जैसे हम पेड़ पौधे लगाएं, लोगों को भी उसके महत्व के बारे में बताएं, जल स्रोतों को दूषित ना करें, प्लास्टिक से बनी वस्तुओं का उपयोग कम से कम करें। साथ ही साथ अगर घर में बिजली का दुरुपयोग हो रहा है या अधिक खर्च की जा रही है तो वहां पर भी हमें सतर्कता बरतनी है। अपने घर, हम अपने आसपास अगर हमारे प्राकृतिक संसाधनों का अपव्यय हो रहा है तो हमें जागरूक बनना है। इसी तरीके से हम अपने पर्यावरण को संरक्षित कर सकते हैं। और भी विचारों पर आप जरा सोचिएगा और इन प्रश्नों के भी उत्तर जरूर लिखिए। तो अब मैं लेती हूँ आप सभी से विदा। धन्यवाद। हैप्पी लर्निंग।